जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम घटना चक्र के मध्यकालीन भारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तुगलक वंश और लोधी वंश से रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों ऑलरेडी 3 वीडियो को डिस्कस कर दिया मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित। तो अभी तक जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर कृपया करके उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो दोस्तों गाजी मलिक जो है तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था दोस्तों। इसका मूल नाम था गाजी मलिक। इतिहास में इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना है, इस इतिहास में हम लोग इसे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से हम लोग इसे जानते हैं दोस्तों। इनके बारे में और भी फैक्ट आपको याद रखना है कि इनके समय में 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ था दोस्तों, गाजी मलिक के समय, और यह तुगलक वंश के संस्थापक थे। नहरों का निर्माण कराने वाला, याद रखना है आपको दोस्तों, नहरों का निर्माण कराने वाला यह पहला सुल्तान था दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो वह था दोस्तों गाजी मलिक। इसके बारे में और एक चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों कि किसने शासन व्यवस्था को रस्म मियान, याद रखना है रस्म मियान का अर्थ होता है दोस्तों शक्ति, नरमी और संयम के साथ अपने शासन व्यवस्था को संचालित किया था। तो वो था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद, याद रखना है दोस्तों, तुगलकाबाद नगर का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखना है तुगलकाबाद नगर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड और भी कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो याद रखना है कि अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। इसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, याद रखना है आपको। 29 अवसरों पर उसने मंगोल के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। याद रखना कि मलिक उल गाजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट है, खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना था। ये डेट भी आपको याद रखना है कि यह गद्दी पर कब बैठा था? तो 1320 ईस्वी में बैठा था। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में इसके उत्तराधिकारियों को तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो याद रखना है यह तुगलक वंश का संस्थापक था दोस्तों गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है, हाँ, कृषि के समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखना है किसे दिया जाता है दोस्तों? तो गयासुद्दीन तुगलक। मैंने अभी आपको बताया था कि नहरों का निर्माण कराने वाला, कृषि के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो वह था गयासुद्दीन तुगलक। अब देखते हैं कौन कौन से रिलेटेड पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तथा खूतों को अपने पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। याद रखना है आपको, भू राजस्व की दर 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था दोस्तों। तो याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? तुगलक वंश के सुल्तानों ने दोस्तों देश में सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो इनका कार्यकाल भी देख लेना है कि गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। खिलजी वंश के शासकों ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था।
लोधी वंश के शासकों ने कब से कब तक किया था दोस्तों? तो 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। और तुगलक वंश के शासकों ने 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक शासन किया था दोस्तों। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो वह कौन था दोस्तों? तो याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन जो तुगलक था दोस्तों, वह दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था, जिसको किस किस चीज़ का ज्ञान था दोस्तों? तो वह खगोल शास्त्र का ज्ञानी था, गणित का ज्ञानी था और आयुर्विज्ञान का भी वह ज्ञानी था दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, इसका कार्यकाल कब से कब तक है दोस्तों? तो 1325 से 1351। सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमीरे को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखना है कि अमीरे को ही एक नया विभाग किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखना है आपको दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग बनाया था। क्या बनाया था? तो दीवाने आमिर कोही की स्थापना की थी दोस्तों। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों की प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई दोस्तों। तो याद रखना है कि दीवाने आमिर कोही की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो वह कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक था। दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो दीवाने कोही किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, तो यह कहाँ पर ले गया दोस्तों? तो दिल्ली से दौलताबाद ले गया, जिसे दौलताबाद को क्या कहा जाता है? तो देवगिरी भी कहा जाता है दोस्तों दौलताबाद को। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लाहौर किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो लाहौर जो थी ऐबक की राजधानी थी दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और कालिंजर के बारूद फटने से किसकी मौत हो गई थी दोस्तों? तो शेरशाह सूरी की मौत हो गई थी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी परिवर्तन। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना यानी देवगिरी ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में न होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, तो यह किसने दिया था दोस्तों? तो यह दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो दोस्तों याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था दोस्तों? तो तुगलक वंश का एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसी ने यह चलाया था दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो याद रखना है आपको कि मोहम्मद तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही है। बर्नी के कथनानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी थी। ये रीजन बताया गया दोस्तों। ईरान में कैरवात खा के समय सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। तो याद रखना है कि उसी समकालीन ईरान के में भी थे दोस्तों कैरवात खा, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन नहीं था, उसने भी सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। यद्यपि वह यह प्रयोग असफल हुआ था, यद्यपि वहाँ जो यह प्रयोग रहा था दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का, वह असफल हो गया था। परंतु याद रखना है चीन में कुबलई खा के समय सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया और यह VVI पॉइंट्स है दोस्तों। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, भारत में तो बहुत ही कमी थी, इसी कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी दोस्तों। तो ये रीजन बताए गए हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्यों सांकेतिक मुद्रा का
प्रचलन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो वो कौन था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी के सिक्के के बराबर था। तो तांबे और कांसे के मिश्रित सिक्का जारी किया दोस्तों, जिसका मूल्य किसके बराबर था? तो चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल रही दोस्तों। नेक्स्ट है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो यह किस सुल्तान के लिए कहा है दोस्तों? तो याद रखना है, बर्नी ने यह कथन मोहम्मद बिन तुगलक के लिए यह कथन कहा है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा है, और यह बीपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों, तो आगे भी पूछ सकता है। उसने अपनी पुस्तक कौन सी है दोस्तों? तो बर्नी का पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऐसा कहा है दोस्तों। फिर एक कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। कारण इसका दिया गया, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों को टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो क्या रीजन है दोस्तों? तो इसका देखना पड़ेगा। तो ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है दोस्तों, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया, यह बात सही है। जबकि यह गलत है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्के को टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, यह बिल्कुल गलत है। हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई। मोरक्को का यात्री था दोस्तों इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिमी एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा। अतः कथन एक सही है परंतु आर गलत है दोस्तों। नेक्स्ट कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल रही सिद्ध हुई, यह बात बिल्कुल सही है। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, तो ये तो सही है। कारण उसका क्या है इसको देख लेते हैं। तो कारण भी इसका सही है दोस्तों, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, इसी कारण यह सांकेतिक मुद्रा जिसने वो चलाया था वह असफल रहा दोस्तों। अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं को विशेष रूप से उल्लेख करता है। कौन कौन सा? दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना था दोस्तों। तो ये असफलता का मूल कारण बताया गया कि क्यों सांकेतिक मुद्रा असफल रहा, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा दोस्तों। तो ये रीजन था दोस्तों कि सांकेतिक मुद्रा क्यों असफल रहा। नेक्स्ट है, मूल देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखना है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। तो इब्न बतूता कब आया था? तो दोस्तों याद रखना है कार्यकाल है इसका 1333 से 1347। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था, यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी, यह भी सवाल पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को नियुक्त किया था दोस्तों। यह मोरक्को का रहने वाला था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो याद रखना यह किस देश का निवासी था? तो यह मोरक्को देश का निवासी था दोस्तों, जो कि एक अफ्रीकी देश है। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो याद रखना है किया, तो वह कौन था दोस्तों?
इब्न बतूता था, जिसने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था, याद रखना है दोस्तों, डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था। तो याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किताबुल रहला, इसके द्वारा बुक लिखी गई है दोस्तों, किताबुल रहला। ये भी सवाल पूछा गया है, किताबुल रहला किसके द्वारा लिखा गया? तो मोरक्को निवासी जो था दोस्तों इब्न बतूता, उसी के द्वारा लिखा गया है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इब्न बतूता से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो कहाँ पर ये दफन है दोस्तों? तो यह नालंदा में दफन है, और यह 65 बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 1592 ईस्वी में बिहार में हुई थी, जिसे नालंदा में दफनाया गया दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो याद रखना है कौन था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था दोस्तों, जो कि होली के त्यौहार में भाग लेता था। तो दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था, जो हिंदुओं के त्यौहार मुख्यतः होली में भाग लेता था दोस्तों। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से और मुक्ति मिल गई उन्हें राजा से? यह किसका कथन है दोस्तों? तो यह कथन है मतलब किस मुस्लिम शासक के बारे में ऐसा कहा जा रहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था, तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ गया और ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 में उसकी मृत्यु होगी। इसके निधन पर, यह भी याद रखना है कि इसके निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है यह। नेक्स्ट है दोस्तों, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था दोस्तों बदायूनी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है दोस्तों बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था? और यह भी सवाल है दोस्तों, रिपीटेड सवाल है। तो फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात, याद रखना है, दीवाने खैरात स्थापित किया था। वो कौन था दोस्तों? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक संतों तथा धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग किसका कौन सा विभाग है दोस्तों? तो दीवाने खैरात स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। तो याद रखना है कि दीवाने खैरात किसके लिए था? तो गरीब मुसलमानों के लिए, अनाथ स्त्रियों के लिए और विधवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए था दोस्तों। निर्धन मुसलमानों लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था दोस्तों यह दीवाने खैरात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो याद रखना है किसके समय में सबसे अधिक गुलाम थे दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे अधिक गुलाम थे दोस्तों। और इसने गुलामों के लिए एक अलग विभाग ही बनाया था, जिसे हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? दीवान ए बंदगान। याद रखना है दीवाने बंदगान क्या है दोस्तों? तो दीवाने बंदगान जो है गुलामों का विभाग है दोस्तों, और इसके पास सबसे अधिक गुलाम थे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के पास। तो फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसने दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी।
उसके दासों की संख्या दोस्तों। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग बनाया गया था, दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीर भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। दूसरा है, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। यह बात बिल्कुल गलत है, यह अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे, बिल्कुल गलत है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका भाई बैठा था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग बनाया था, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कौन सा विभाग था दोस्तों, तो दीवान ए बंदगान, याद रखना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जाएगा दोस्तों डी। आईएएस प्री में पूछा गया तो बीपीएससी में पूछ सकता है। मंगोलों के मुकाबले करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग बनाया था, कौन सा दोस्तों? दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। बलबन ने अपने सेना मंत्री इमाद उल मुल्क को बनाया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अपना सेना मंत्री किसे बनाया था बलबन ने? तो इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय किससे जाता है दोस्तों? तो इमाद उल मुल्क को जाता है। नेक्स्ट है, घोड़े को दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि किसने की थी दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई जो था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, वह गद्दी पर बैठा था दोस्तों। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ठट्टा में हुई थी दोस्तों, ये बात भी आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग बनाया था, दीवाने बंदगान की स्थापना किया था। फिरोज दासों का बहुत शौकीन था। इस प्रकार विकल्प जो डी है दोस्तों वह बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, तो किसने की थी दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने एक अस्पताल का भी निर्माण कराया था, उसका नाम है दार उल सफ़ा, याद रखना है। ये सवाल पूछा गया बीपीएससी में कि दार उल सफ़ा क्या है? तो दार उल सफ़ा एक क्या है दोस्तों? तो दार उल सफ़ा एक अस्पताल है दोस्तों। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जिसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और नहरों का सबसे अधिक निर्माण कराने वाला शासक दिल्ली सल्तनत का कौन सा था दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है, वो था फिरोज शाह तुगलक। ये यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, उसे देख लिया जाए। तो सल्तनत काल में सर्वप्रथम, याद रखना है दोस्तों, सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, याद रखना है, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आज़ादपुर तथा पंडुआ का नया नाम क्या रखा था दोस्तों? तो फिरोजाबाद रखा था। तो याद रखना है कि पंडुआ का नाम बदलकर उसने क्या रखा था? तो फिरोजाबाद रखा था। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था दोस्तों। याद रखना है कि उसके राज्य का जो मुख्य वास्तुकार था वो कौन था? तो मलिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवाने विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े, एक मिनट, नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वो कौन था? तो मैंने अभी आपको बताया था वो कौन था दोस्तों, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों जिसके समय में सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर, याद रखना कि हक ए सर्व क्या है दोस्तों? तो यह एक सिंचाई कर है और यह VPI पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। तो ये पॉइंट भी रखना ध्यान में आपको रखना है कि अपनी पैदावार को उनको कितना देना पड़ता था दोस्तों किसानों को? तो 1/10 भाग देना पड़ता था सरकार को।
नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, तो कौन था दोस्तों, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो वह था दोस्तों कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो याद रखना है कि वह कौन सा था दोस्तों, तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था दोस्तों। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी तथा अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था, तो कौन सा दोस्तों, तो फिरोज शाह जो तुगलक था दोस्तों उसने फलों की गुणवत्ता सुधार करने के लिए उपाय किए थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखना, बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए, याद रखना है दोस्तों, तथा उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधार करने के भी उपाय किए थे दोस्तों। नेक्स्ट है टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था, तो कौन लाया था दोस्तों, तो वह लाया था फिरोज शाह तुगलक ने यह स्तंभ लाया था। अशोक के 2 स्तंभ थे, एक टोपड़ा में और एक मेरठ में, उसे लेकर आया था दोस्तों कौन, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में। तो याद रखना है फिरोज शाह तुगलक की विशेषता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं उन्हें निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों मेरठ और टोपड़ा अब अम्बाला जिले में दोस्तों से दिल्ली लाया गया। टोपड़ा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकारिया आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, तो कौन था दोस्तों, तो वह था फिरोज शाह तुगलक, जिसने दिल्ली में टोपड़ा और मेरठ स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो वह कौन था दोस्तों, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग, याद रखना, की स्थापना की थी जिससे कि उसे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद भी करवाया था दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, तो वो था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वह पहला भारतीय शासक था दोस्तों जिसने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की थी। तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दार उल सफा, याद रखना, दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल, मैंने आपको बताया था, की स्थापना की थी और उसमें कुशल हकीम रखे थे दोस्तों। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या है, तो मैंने आपको बताया था क्या था दोस्तों, तो दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था और यह बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था, तो याद रखना है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो नुसरत शाह जो था दिल्ली सल्तनत मतलब तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था दोस्तों नुसरत शाह। तो नासिरुद्दीन महमूद जिनका कार्यकाल देखने को मिलता है 1394 से 1412 ईस्वी, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जॉन ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिज्र का स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया। दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। याद रखना दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक, याद रखना है कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही मंगोल सेना नायक था जो दोस्तों तैमूर लंग, उसका आक्रमण हुआ था। कब हुआ था, तो 1398 ईस्वी में हुआ था। ये
बहुत ही ज़्यादा VVI पॉइंट्स है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा VVI पॉइंट्स है कि तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में हुआ था। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित है कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालन तक फैली हुई है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैंने नुसरत साहब बोल दिया था, इसका जो राइट आंसर होगा थोड़ा सुधार कर ले। इसका दिल्ली तुगलक राजवंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो कौन था, नासिरुद्दीन महमूद था। मैंने गलती से नुसरत साहब बोल दिया था, सॉरी। इसका राइट आंसर कौन है दोस्तों, तो नासिरुद्दीन महमूद है। नेक्स्ट है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो इसमें से तो कोई नहीं है दोस्तों, वह कौन था, तो नासिरुद्दीन महमूद था दोस्तों। तो इसमें से इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों। तो भारत पर तैमूर का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के काल में 1398 ईस्वी में हुआ था। ये डेट भी आपको याद रखना है। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश, तथा दूसरा था धन प्राप्ति। तो पहला था काफिरों से युद्ध और उनका विनाश, और दूसरा कारण क्या था, तो धन प्राप्ति। जनवरी 1399 में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले उसने खिद्र को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। तो याद रखना है कि तैमूर ने मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो खिद्र खां को नियुक्त किया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, तो याद रखना है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। और ये किसके शासनकाल में किया था, तो नासिर उद्दीन महमूद के शासनकाल में यह किया था दोस्तों। तैमूर लंग ने भारत पर अटैक। तैमूर ने तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था, तो सैयद राजवंश का राज स्थापित हुआ था दोस्तों। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो याद रखना है खिद्र खां ने इसकी स्थापना की थी, सैयद वंश की स्थापना। तो याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिद्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था दोस्तों। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों खिद्र खां से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न को उनके कालानुक्रम क्रमबद्ध कीजिए। पहला रुकमनुद्दीन, दूसरा मुबारक खान, तीसरा फिरोज शाह और चौथा है आलम शाह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, वसी है, यानी 1 2 3 4। यानी पहला हो जाएगा रुकमनुद्दीन, दूसरा हो जाएगा मुबारक खान, तीसरा फिरोज शाह तुगलक और चौथा है दोस्तों आलम शाह। तो रुकमनुद्दीन का जगह अगर हम कार्यकाल देखें तो कब है दोस्तों, तो 1236 इसका कार्यकाल है। मुबारक खान का कार्यकाल कब से कब तक है, तो 1316 से 1320 ईस्वी तक के बीच का इसका कार्यकाल है। और फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल कब से कब है दोस्तों, तो 1351 से 1388। आलम शाह का कब से कब तक है, तो 1445 से 1451। रुकमनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना था, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था दोस्तों। मुबारक खान जो था 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा था। सैयद वंशी शासक आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग दोस्तों लोधी वंश से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल विभिन्न स्टेट पीछे तथा IAS प्री में पूछे गए उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों लोधी वंश से रिलेटेड, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे। तो याद रखना है अफगान मूल के कौन शासक थे दोस्तों, तो लोधी वंश के जो शासक थे वह अफगान मूल के शासक थे दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, बहलोल लोधी ने की थी। और कब की थी, तो 1451 ईस्वी में की थी। इस वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था दोस्तों, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 1451 से 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम खां लोधी, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था दोस्तों। तो लोधी वंश का अंतिम जो शासक था दोस्तों इब्राहिम खां लोधी, उसे 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया था दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। तो कौन सा सही
कालानुक्रम है दोस्तों, तो सबसे पहले बहलोल लोदी यानी बहलोल खान लोदी, उसके बाद है सिकंदर लोदी, और लास्ट में कौन आता है दोस्तों, तो इब्राहिम लोदी। तो याद रखना है, उपयुक्त अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम इस प्रकार बहलोल खान लोदी का कार्यकाल 1491 से 1489 ईस्वी के बीच है दोस्तों। सिकंदर खान लोदी का 1489 से 1517, और इब्राहिम खान लोदी का है दोस्तों 1517 से 1526। एक मानचित्र दिया गया है दोस्तों, और उसमें बताना है कि आपको तो दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है, और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है। तो ए किसको निरूपित करता है दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको, ए निरूपित करता है किसको, तो बहलोल लोदी जौनपुर को यह निरूपित करता है दोस्तों। तो दिया गया मानचित्र बहलोल लोदी का साम्राज्य इंगित करता है। इसमें ए से जौनपुर नगर चिन्हित है। जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है, जौनपुर से, और यह VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है, तो जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। तो याद रखना है, खतौली का जो युद्ध था, उस युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था दोस्तों, और यह VVI पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको याद रखना है। 1518 में याद रखना, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम जो लोदी था दोस्तों, वह पराजित हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो कौन था दोस्तों, तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था दोस्तों, और यह VVI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो 1504 ईस्वी में याद रखना है दोस्तों, सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया, यह भी आपको याद रखना है। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी, नाप का पैमाने के लिए उसने गजे सिकंदरी उसी के समय आरंभ किया था दोस्तों। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो याद रखना है, ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा VVI पॉइंट्स है दोस्तों BPSC के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि एक नाप का पैमाना चलाया था लोदी वंश के शासकों ने। गजे सिकंदरी वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो सिकंदर लोदी के द्वारा चलाया गया था। और गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना कौन सा शासक दिल्ली सल्तनत का करता था, तो वो था सिकंदर लोदी दोस्तों। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो कौन था दोस्तों, तो सिकंदर लोदी था दोस्तों। तो आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था 1540 में, और यह VVI पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो याद रखना है, आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी आगरा शहर की स्थापना। सिकंदर लोदी के बारे में आपको एक बात और भी याद रखना है दोस्तों, कि इसने तजिया निकालने पर, याद रखना है कि यह जो शासक था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों। या ऐसा कह सकते हैं कि लोदी वंश के किस शासक ने तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो वह था दोस्तों सिकंदर लोदी, और यह VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी पॉइंट है उसे भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। तो वह कौन था दोस्तों, सिकंदर लोदी। और गजे सिकंदरी, याद रखना है, गजे सिकंदरी किसने नाप का एक पैमाना चलाया था दोस्तों, तो वो भी था सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की स्थापना किया था, तो वह कौन था दोस्तों, तो सिकंदर लोदी था 1504 ईस्वी में। तजिया निकालने पर किसने प्रतिबंध लगाया था, तो सिकंदर लोदी ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। तो कौन था दोस्तों, तो सिकंदर लोदी। सिकंदर जो लोदी था दोस्तों, अन्न के ऊपर जो कर लगता था उसे उसने समाप्त किया था, और यह VVI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो सिकंदर लोदी ने, याद रखना है, भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गजे सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर, याद रखना दोस्तों, कालांतर में शेरशाह तथा अकबर ने अपने शासन में अपनाया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से ज़कात
समाप्त कर दिया। याद रखना है, सभी इतिहासकार उसके शासन काल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों सिकंदर लोदी से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले कौन आया था दोस्तों? तो सबसे पहले आया था गुलाम वंश के शासक आए थे, गुलाम वंश के बाद कौन आए थे दोस्तों? तो खिलजी वंश के बाद कौन आए थे दोस्तों? तो खिलजी वंश के बाद आए थे याद रखना है आपको, खिलजी वंश के बाद आए थे सैयद वंश। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लास्ट में कौन आया था दोस्तों? तो लोदी आया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 4132 जिसमें होगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा दोस्तों। तो गुलाम वंश या ममलुक शासकों का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1206 से 1290 ईस्वी। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी। सैयद वंश का जो शासनकाल रहा है दोस्तों कब से कब तक रहा? तो 1414 से 1451 ईस्वी। और लोदी वंश का जो शासन रहा कब से कब तक रहा दोस्तों? तो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर जो है दोस्तों डी सही है। नेक्स्ट है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो याद रखना है कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? तो इब्राहिम लोदी जो था दोस्तों गुलाम वंश से संबंधित नहीं था, बल्कि यह लोदी वंश से संबंधित था और यह अफगान शासक थे दोस्तों। याद रखना है, पहली बार अफगानी सत्ता की स्थापना दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने की थी अफगानी सत्ता की स्थापना, जिसे इतिहास में हम लोग लोदी वंश के नाम से जानते हैं। तो 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा बलबन जैसे महान शासकों ने शासन किया, जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। विकल्प डी सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन मुझे कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।